दोस्तों, बड़ी खबरें सामने आ रही है। ईरान का अमेरिका को बड़ा अल्टीमेटम। फिर से हमला हुआ तो यूरोप में मौजूद अमेरिकी ठिकाने भी होंगे निशाने पर। हॉर्मुज की समुद्री केबल काटने की भी तैयारी। जानेंगे क्या है पूरा मामला, अगली खबर में आपको बताएंगे। 5 साल से पानी में रहने को मजबूर इकबाल के वायरल वीडियो देखकर अनंत अंबानी ने बढ़ाया मदद का हाथ। इलाज के लिए बुलाया मुंबई। अब डॉक्टरों की बड़ी टीम करेगी इलाज। और साथ में तुर्की ने एआई की दुनिया में मारी बड़ी छलांग। 50 लाख लोगों को एआई की ट्रेनिंग और अपनी खुद की एआई तकनीक बनाने का बड़ा प्लान। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और बढ़ते सैन्य तनाव के जवाब में ईरान ने अब एक बेहद खतरनाक और कड़ा रुख अपना लिया है। ईरान ने साफ तौर पर यह तैयारी कर ली है कि यदि ट्रंप दोनों देशों के बीच चल रहे इस टकराव को आगे बढ़ाते हैं या ईरान के बिजली, पानी और तेल जैसे बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की अपनी धमकियों को पूरा करते हैं तो ईरान सीधे यूरोप में घुसकर वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और संपत्तियों को तबाह कर देगा। मतलब अब सिर्फ ईरान का जवाबी हमला खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अब यूरोपीय देशों में मौजूद अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। खुफिया और रणनीतिक सूत्रों के अनुसार ईरानी सेना ने दक्षिण पूर्वी यूरोप के देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर सीधे मिसाइल हमले करने की योजनाओं पर पूरी गहराई से विचार किया है, जिसमें बुल्गारिया भी शामिल है, जिसने हाल ही में अमेरिकी लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने के लिए अपने एयरबेस के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इसके अलावा इस संभावित जवाबी हमले की लिस्ट में साइप्रस को भी शामिल किया गया है, जहां इसी साल मार्च में एक ब्रिटिश एयरबेस पर ड्रोन से हमला हुआ था। सूत्रों ने एक और बड़ा और हैरान करने वाला खुलासा किया है कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई नया हमला या बड़ा तनाव पैदा होता है तो ईरानी सेना हॉर्मुज के समुद्र के नीचे बिछी हुई इंटरनेट और संचार की ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को भी काटने पर अलग से विचार कर रही है, ताकि दुनिया का संपर्क काटा जा सके। ईरान के करीबी सूत्रों ने साफ कर दिया है कि यदि अमेरिका ने उनके महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया तो ईरान के जवाबी हमलों पर फिर किसी भी तरह की कोई सीमा या पाबंदी नहीं रहेगी और वे खुलकर हमला करेंगे, क्योंकि ईरान के पास शहाब जैसी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद है, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी यूरोप में अमेरिकी ठिकानों को आसानी से निशाना बना सकती है। ईरान के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हुआ पुराना हमला, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, वो ईरान द्वारा बहुत लंबी दूरी से किया गया सबसे सटीक हमला था, जिसने पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि ईरान बहुत दूर मौजूद ठिकानों को भी सटीकता से तबाह कर सकता है। यह यूरोप के लिए भी एक सीधा और कड़ा संदेश था कि अगर युद्ध का दायरा बढ़ा तो यूरोपीय देश भी ईरान की मिसाइलों की जद से बाहर नहीं रहेंगे। इसके अलावा पिछले महीने ईरान की IRGC ने ब्रिटेन को भी कड़ी चेतावनी दी थी कि यदि उसने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने दिया तो ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले हर एक बेस को निशाना बनाया जाएगा और उस पर बमबारी की जाएगी। इस पूरे सैन्य और कूटनीतिक तनाव के बीच तेहरान के शक्तिशाली गलियारों से पश्चिमी देशों को एक और साफ संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर पश्चिमी देश वहां के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबाफ जैसे व्यवहारिक नेताओं के साथ कोई राजनीतिक समझौता करने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें ईरान के सबसे कट्टरपंथी और सख्त नेताओं का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इकबाल पिछले 5 सालों से एक बेहद अजीब, दुर्लभ और रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित था। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जैसे ही वो पानी से बाहर जमीन पर कदम रखता, उसके पूरे शरीर में असहनीय और बहुत तेज जलन होने लगती थी। इस भयंकर दर्द से बचने का उसके पास केवल एक ही रास्ता था, पानी में रहना। इसी लाचारी के चलते वो दिन रात, यहाँ तक कि खाना पीना और सोना भी एक तालाब के पानी के अंदर ही आधा डूबे रहकर करने को मजबूर था। लंबे समय तक पानी में रहने के कारण उसकी त्वचा सफेद और सूजी हुई होने लगी थी।
साथ ही उसे लगातार सर्दी खांसी की शिकायत भी रहने लगी थी। इकबाल का परिवार बेहद गरीब था, जिसने शुरुआत में स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में उसका इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। पैसे की भारी तंगी के कारण वो किसी बड़े शहर या विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाने का खर्च उठाने में पूरी तरह असमर्थ थे। इस लाचारी के बीच कुछ स्थानीय लोग अंधविश्वास के चलते ये भी मानने लगे थे कि उस पर किसी ऊपरी साये या अलौकिक शक्ति का असर है। इस बीच किसी स्थानीय व्यक्ति ने इकबाल का तालाब में आधी डूबी हालत में बैठकर स्नैक्स खाते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। अगस्त 2026 में यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया और देश भर के लोगों का ध्यान इस बच्चे की बेबसी की तरफ गया। जब रिलायंस इंडस्ट्री के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी ने इस दिल दहला देने वाले वीडियो को देखा तो उन्होंने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया। अंबानी ने बिना कोई समय गंवाए रिलायंस की एक मेडिकल एक्सपर्ट टीम, जिसमें डॉक्टर आशुतोष दास शामिल थे, उनको तुरंत बच्चे की स्थिति का आकलन करने के लिए भेजा। डॉक्टरों द्वारा इकबाल की शुरुआती जांच करने के बाद अनंत अंबानी के सख्त निर्देशों पर उसे इलाज के लिए मुंबई लाने की तैयारी की गई। सबसे पहले एक विशेष मेडिकल एम्बुलेंस के जरिए इकबाल को उसके गांव से कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचाया गया। इसके बाद उसे एक विशेष मेडिकल फ्लाइट के जरिए पश्चिम बंगाल से सीधे मुंबई एयरलिफ्ट कराया गया। मुंबई पहुंचते ही उसे तुरंत देश के सबसे प्रतिष्ठित और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक बड़ी मल्टी स्पेशलिटी टीम बनाई गई है, जो इकबाल की इस दुर्लभ त्वचा और शारीरिक स्थिति की गहन जांच कर रही है। इस पूरे इलाज, सफर, दवाइयों और एडवांस मेडिकल टेस्ट का पूरा आर्थिक जिम्मा खुद अनंत अंबानी उठा रहे हैं, ताकि इकबाल को इस 5 साल पुराने दर्दनाक जीवन से हमेशा के लिए आज़ादी मिल सके और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सके। इस बड़े कदम के बाद इकबाल के बेबस माता पिता और पूरे परिवार ने राहत की सांस ली है और अंबानी का आभार जताया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तुर्की ने एआई की दुनिया में बड़ी छलांग लगाने के लिए 2026 से 2030 तक का नया एक्शन प्लान जारी किया है। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इस योजना को मंजूरी दी है, जिसका मकसद तुर्की को एआई के मामले में आत्मनिर्भर बनाकर दुनिया के बड़े एआई सेंटरों में शामिल करना है। इस योजना में 4 चीजों पर खास जोर है: एआई की ट्रेनिंग, उसका इस्तेमाल, अपनी एआई तकनीक बनाना और उसके लिए मजबूत नियम तैयार करना। तुर्की अगले 2 साल में अपने 81 प्रांतों के करीब 50 लाख लोगों को एआई की बेसिक ट्रेनिंग देगा। साथ ही 10,000 हाई लेवल एआई विशेषज्ञ और करीब 1 लाख एआई प्रोफेशनल तैयार किए जाएंगे। सरकार कम से कम 2000 सरकारी डेटा सेट भी तैयार करेगी। तुर्की ने 2030 तक अपने डेटा सेंटरों की कंप्यूटिंग क्षमता 1 गीगावाट तक बढ़ाने और रिसर्च स्टार्टअप वो छोटी कंपनियों को 2 करोड़ जीपीयू घंटे उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। सरकारी संस्थानों को अपने निवेश बजट का कम से कम 2% एआई प्रोजेक्ट पर खर्च करने को कहा गया है। शुरुआत में एआई का इस्तेमाल स्वास्थ्य, ऊर्जा और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा। तुर्की सिर्फ विदेशी एआई तकनीक इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बल्कि अपने एआई मॉडल, रोबोटिक तकनीक और दूसरी आधुनिक तकनीक खुद विकसित करके विदेशों में बेचने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए नए रिसर्च और ग्रोथ फंड बनाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक एआई और डेटा सेंटरों में कम से कम $10 अरब का निजी निवेश आए। तुर्की के मंत्री मेहमत फातिह काजिर ने कहा कि एआई अब सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि किसी देश की अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता की ताकत बन चुका है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।